और खरसोन में रूस का मोर्टार हमला। अब आपको बताते हैं, एक बड़ी खबर है। नीप्रो नदी पर यूक्रेन की पोस्ट तबाह कर दी रूस ने। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए। तो पिछले 3-4 दिन से यूक्रेन ने रूस पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव 2.0 प्लान के जरिए रूस में तबाही मचा रहा है। यूक्रेन के पास इतने हौसले और हिम्मत की वजह अमेरिका का एक फैसला है, जिसके जरिए यूक्रेन को अमेरिका न सिर्फ सैन्य मदद भेजेगा, बल्कि अमेरिकी सैनिक भी यूक्रेन की जमीन पर उतार सकता है। अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो इस बात की पूरी आशंका है कि जंग सीधे तौर पर रूस और नेटो में शुरू हो जाएगी, जो कभी भी एटमी युद्ध में बदल सकती है। पिछले 4 दिनों से यूक्रेन ने रूस में जबरदस्त तबाही मचाई, जिससे रूस को काफी नुकसान हुआ है। रूस की धरती से लेकर उसके कब्जे वाले इलाके तक में यूक्रेन ने कोहराम मचा दिया। लेकिन यह सिर्फ काउंटर ऑफेंसिव 2.0 का ट्रेलर है। तबाही की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। रूस में तबाही का सबसे विनाशक दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि नेटो के सैनिक अब रूस के खिलाफ युद्ध करने वाले हैं। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी सेना यूक्रेन भेजने जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो यूरोप को विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो देश अपने सैनिक भेज रहे हैं उनके नाम जान लीजिए: अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, फिनलैंड, एस्टोनिया, जर्मनी। अभी तक मिडिल ईस्ट पर फोकस कर रहा अमेरिका अब फिर से यूरोप की तरफ निगाहें कर रहा है। यूक्रेन को न सिर्फ सैन्य मदद बल्कि अपने सैनिक और अफसर तक भेजने की तैयारी है। इसके अलावा अमेरिका ने यूक्रेन को $61 बिलियन मदद का ऐलान कर दिया है, जिसमें हाईटेक हथियारों की खेप है, जिसके दम पर यूक्रेन रूस में बड़ी तबाही का ख्वाब देखने लगा है। यानी पुतिन की धमकी बेअसर दिख रही है। इसका सीधा मतलब है रूस को नाटो से युद्ध में उतरना पड़ सकता है, क्योंकि एक बार अमेरिका और दूसरे नाटो देशों के हथियार यूक्रेन में पहुंच गए तो रूस को यूक्रेन का सरेंडर कराने के लिए कुछ वक्त और इंतजार करना पड़ सकता है। अमेरिका से ज़ेलेंस्की ने जो हथियार मांगे हैं उनकी लिस्ट इस तरह है: एयर डिफेंस सिस्टम, आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, आर्म्ड व्हीकल, फाइटर जेट, टैंक के अलावा गोला बारूद। इन हथियारों के दम पर यूक्रेन युद्ध में वापसी कर सकता है, रूस को पीछे धकेल सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इस बात को कबूल किया है कि बिन हथियारों के यूक्रेन हार की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अमेरिकी सैन्य मदद के बाद हालात जरूर बदलेंगे। ऑस्टिन ने बताया है, युद्ध के मैदान में जीत रूस की तरफ शिफ्ट होती दिख रही थी। हथियारों की कमी से यूक्रेन जूझ रहा था, अब नए हथियारों से परिस्थितियां बदलेंगी, युद्ध चरम पर होगा। ज़ेलेंस्की की जिद अब यूरोप में विश्व युद्ध का दरवाजा खोल सकती है।
क्योंकि नेटो के देश अब उसे सैनिक और हथियार भेजकर रूस से युद्ध करने की तैयारी में। रूस ने भी खुला चैलेंज कर दिया है कि अगर नेटो सैनिक यूक्रेन पहुंचे तो वो नॉर्थ कोरिया और चीन के साथ मिलकर नेटो देशों पर हमला कर सकता है। हालांकि अभी रूस के नए गठबंधन का ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया है, लेकिन इतना तय है अगर नाटो युद्ध में कूदा तो रूस का 3 देशों के साथ गठबंधन यूरोप और मिडिल ईस्ट दोनों ही जगह नाटो और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ लड़ेगा। रूस के साथ चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान है, जिसमें से चीन और उत्तर कोरिया मिसाइलों की खेप रूस को भेजने वाले हैं, जबकि ईरान कामिकाजी ड्रोन और गोला बारूद लगातार भेज रहा है। अब सवाल उठ रहा है, क्या रूस का गठबंधन महायुद्ध छेड़ने जा रहा है, जिसमें एक मोर्चा यूरोप में नाटो के खिलाफ लड़ेगा, जबकि दूसरा मोर्चा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ मिडिल ईस्ट में लड़ेगा। इसके लिए पुतिन बड़ी तैयारी में जुटे हैं। कोल्ड वॉर के वक्त के बंकर तैयार किए जा रहे हैं। ईरान ने भी अपने न्यूक्लियर सेंटर की सुरक्षा बढ़ा दी। यानी रूस इस दफा पीछे नहीं हटने वाला, वो आर पार की जंग लड़ने का मन बना चुका है। और इसकी वजह है नाटो। रूस के लिए नाटो बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन को उकसा रहा है, दूसरी तरफ उसके सदस्य देश यूक्रेन को लगातार मदद भेज रहे हैं, जिस पर रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी। यूक्रेन को अमेरिका का मदद देने का ऐलान यूरोप में सैन्य टकराव को बढ़ाएगा। रूस इस तरह की गतिविधियों से रुकने वाला नहीं है। कीव तक हमारे सैनिक पहुंचने वाले हैं। रूस की धमकी के बीच लिथुआनिया ने भी अटैक हेलीकॉप्टर देने का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरे बाल्टिक देश नाटो की डिफेंडर ड्रिल में शामिल होकर रूस को चुनौती दे रहे हैं। हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन दौरे पर जा रहे हैं। कहा जा रहा है ब्लिंकन चीन को समझाने जा रहे हैं कि वो रूस का साथ ना दे। अब देखना है कि इस मीटिंग में चीन का क्या रुख रहता है। वैसे भी ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में तनातनी है, इसलिए ब्लिंकन के चीन दौरे से हालात ज्यादा नहीं बदलने वाले। इस बीच अमेरिका पर रूस भड़क गया है और एटमी युद्ध की धमकी दे डाली, जिस पर ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने भी मोहर लगा दी कि रूस नाटो में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ईरान में इजराइल ने जो हमला किया उसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हुआ है। ईरान का दावा था कि उसने इजराइल के हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन यह सच नहीं है। सच यह है कि इजराइल के हमले में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम जल गया है। इस बात से गुस्साई ईरानी सेना पलटवार की तैयारी कर रही है। रईसी के कहने पर पुतिन सुखोई 35 फाइटर जेट ईरान भेज रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या रूस के लड़ाकू विमान से ईरान इजराइल पर वज्रपात करने जा रहा है?
20 अप्रैल 2024। इस तारीख को इजराइल ने ईरानी हमले का बदला लिया था। इस वाहन में इजरायली एयरफोर्स ने ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमला किया था। इजराइल ने ऐलान किया था कि उसका हमला सफल रहा, लेकिन ईरान ने दावा किया था कि उसने इजराइल की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन इजरायली हमले का असली सच अब सामने आया है। यह ईरान के उसी इस्फहान एटमी बेस की सैटेलाइट तस्वीर है जहां पर इजराइल ने हमला किया। पहली तस्वीर 20 अप्रैल के पहले की है, जिसमें न्यूक्लियर बेस पूरी तरह से ठीक नजर आ रहा है, और दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है। इसमें परमाणु सेंटर पर तैनात ईरान का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह नजर आ रहा है। अब इन दोनों तस्वीरों को एक ही फ्रेम में देखिए और इजरायली हमले का सच समझिए। हमले के पहले बेस कुछ इस तरह था, लेकिन हमले के बाद की सैटेलाइट तस्वीर में ईरान के न्यूक्लियर बेस को नुकसान पहुंचा है। तस्वीर में ईरान का S-300 डिफेंस सिस्टम जला हुआ दिख रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें इस बात का सबूत पेश कर रही हैं कि इजराइल का दावा सही है, जबकि ईरान का ऐलान गलत। अब सवाल यह है कि आखिर ईरानी धरती पर इजराइल का यह हमला सफल कैसे हुआ? इजराइल ने किसी मिसाइल से हमला किया कि ईरानी एयर डिफेंस धोखा खा गया? इस सवाल का जवाब इजराइल की सरकारी मीडिया द कैन ब्रॉडकास्टर्स ने दिया है। इसके मुताबिक इजराइल ने ईरानी बेस पर हमला रैम्पेज मिसाइल से किया। रैम्पेज मिसाइल इजराइल की स्वदेशी मिसाइल है। ये 150 किलो का वॉरहेड ले जाकर धमाका करती है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। ये 1235 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाकर धावा बोलती है। यानी इजराइल के रैम्पेज मिसाइल की स्पीड सुपरसोनिक है। यही वजह है कि ईरानी रडार सिस्टम चकमा खा गए। ईरानी एयर डिफेंस इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। नतीजा यह हुआ कि ईरान के बेस पर बड़ा धमाका हो गया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल का मकसद ईरानी एटमी बेस को तबाह करना नहीं था। इजरायली सेना बेस के पास हमला कर ईरान को संदेश देना चाहती थी कि वो न सिर्फ ईरान के एटमी बेस का लोकेशन जानती है, बल्कि उसे उड़ा भी सकती है। नेतन्याहू और उनकी सेना अपने इस मकसद में पूरी तरह से कामयाब रही है। ईरान ने इस हमले का बदला लेने की हुंकार भर दी। रूस ईरान को 24 Su-35 फाइटर जेट देने जा रहा है। माना जा रहा है कि Su-35 विमानों की पहली डिलीवरी सोमवार को होने वाली है। सोमवार को कुछ Su-35 विमान तेहरान पहुंच जाएंगे। इसके बाद ईरान रूसी लड़ाकू विमान से इजराइल पर भीषण हमला कर सकता है। ईरान की आक्रामकता और उसकी तैयारियों को देखते हुए इजराइल और ईरान दोनों अलर्ट हो गए हैं। इजरायली एयर डिफेंस अब तक के सबसे ज्यादा अलर्ट मोड में है। उधर अमेरिका ने इजराइल को 2600 करोड़ रुपए के हथियार देने का ऐलान कर दिया है। अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो ऐसी स्थिति में इजराइल इन्हीं हथियारों से पलटवार करेगा। ईरान इजराइल में छिड़ी जंग की वजह से अरब में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। अरब युद्ध की आग को सबसे ज्यादा पुतिन भड़का रहे हैं। पुतिन मिडिल ईस्ट और अरब के मुस्लिम देशों को इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लगातार भड़का रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि तेल निर्यातक मुस्लिम देशों को एकजुट हो जाना होगा। ऐसे देश अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करना तुरंत बंद कर दें। इससे न सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, बल्कि अमेरिका की कमर भी टूट जाएगी। अगर तेल निर्यातक देशों ने पुतिन की यह सलाह मान ली तो बिना किसी हमले के ही इजराइल और अमेरिका युद्ध विराम करने को मजबूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
और इजरायल और हमास नेताओं के बीच समझौता नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमास अपनी शर्तों पर कायम है। अब इजरायल का ईरान पर हमले के बाद हमास नेताओं ने कतर से ठिकाना बदलने का मन बना लिया है। हमास के नेताओं को डर है कि कहीं इजरायल कतर में उनकी हत्या न करवा दे। तो वही माना जा रहा है कि कतर पर अमेरिका के बढ़ते दबाव की वजह से हमास के नेता किसी और देश में शिफ्ट हो सकते हैं। फिलहाल कयासों में तुर्की का नाम सबसे ऊपर है। दूसरी तरफ इजरायल में लोगों के विरोध प्रदर्शन की वजह से पीएम नेतन्याहू पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एक तरफ इजराइल की सेना जंग लड़ रही है तो दूसरी तरफ इजराइल की जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है। इजरायली पीएम अपने दुश्मनों को कुचलकर एक नायक की पहचान बनाना चाहते थे, लेकिन इतना बारूद नष्ट करके भी नेतन्याहू के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। गाजा और इजराइल की इन दोनों तस्वीरों में इजरायली पीएम की बढ़ती दिक्कतें जाहिर हो रही हैं। एक तरफ हमास के खात्मे का मिशन अधूरा है तो दूसरी तरफ बंधकों की रिहाई न होने से इजराइल में नाराजगी बढ़ती जा रही है। विरोध प्रदर्शन और जंग के बीच एक तस्वीर यह भी है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हमास चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात की। दोनों के बीच शनिवार को इस्तांबुल में बैठक हुई। एर्दोआन की गर्मजोशी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बैठक में क्या हुआ। एर्दोआन ने हमास के लिए समर्थन जारी करते हुए इजराइल की कार्यवाही को मानवता के लिए क्रूरता बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के नेता अब कतर छोड़ने का मन बना चुके हैं। हमास इस वक्त ओमान समेत 2 खाड़ी देशों से संपर्क में है। कतर पर हमास इजराइल समझौते का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हमास के नेता यूएस के प्रेशर से कतर को बचाने के लिए ठिकाना बदल सकते हैं। अमेरिका से प्रेशर के बाद कतर सरकार लगातार हमास को अपनी शर्तें कमजोर करने का दबाव बना रही है। लेकिन हमास के लीडर कतर से संबंध खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए कुछ दिनों के लिए हमास के सीनियर नेता तुर्की या ओमान में ठिकाना बना सकते हैं। हालांकि अब ईरान पर इजराइल के हमले के बाद हमास नेताओं को सुरक्षा की भी काफी फिक्र है। हमास लीडर मान रहे हैं कि अब ईरान अपने खुद के मुद्दों में उलझ जाएगा। ऐसे हालात में तुर्की हमास और हिजबुल्लाह की मदद कर सकता है। तुर्की में बैठक के दौरान हमास नेताओं को पूरी मदद का भरोसा भी मिला है। हमास से समझौता न होने की वजह से नेतन्याहू पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव की हैं, जहां हजारों लोग सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। ये लोग सरकार से हमास से समझौता करने और बंधकों की रिहाई करवाने की मांग कर रहे थे। इजराइल में लगातार ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनों का दायरा बहुत बड़ा होता जा रहा है। पहले लोग सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे थे, लेकिन अब इजराइल में चुनाव कराने और सरकार बदलने की मांग उठ रही है। इजराइल के लोग बंधकों की रिहाई में हो रही देरी के लिए सीधे तौर पर पीएम नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और दक्षिणी चीन सागर में चीन का दबदबा है। इस समुद्री इलाके में ड्रैगन किसी की भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। बावजूद इसके अमेरिका साउथ चाइना सी में अपने जंगी बेड़ों के साथ डटा हुआ है। मकसद साफ है, ड्रैगन की दादागिरी पर लगाम लगाना। मगर इसी बीच जिनपिंग ने अमेरिका की घेराबंदी का एक घातक प्लान बनाया और जानते हैं अब चीन अमेरिका की नाक के नीचे सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है। आखिर कहां और कैसे, देखिए।
दक्षिण चीन सागर, जहां बीते कई दशकों से चीन का दबदबा रहा है, जहां ड्रैगन के विध्वंसक जंगी बेड़े मिसाइलों और विस्फोटक हथियारों के साथ 24 घंटे गश्त लगाते हैं। समंदर का वही इलाका अब नए युद्ध के मैदान में तब्दील होने वाला है। किसी भी वक्त दुनिया के शक्तिशाली मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकते हैं। वजह है चीन की विस्तारवादी नीति। चीन ने ताइवान की समुद्री सीमा में स्पाई ड्रोन को भेजा। वहीं फिलीपींस की सीमा में ड्रैगन की घुसपैठ जारी है। इतना ही नहीं, करेबियाई द्वीप में भी चीन ने दस्तक दी। करेबियाई देश एंटीगुआ में सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी। दरअसल एक साथ कई फ्रंट से जिनपिंग अमेरिका को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और उसकी वजह है दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की दखलंदाजी। क्योंकि अमेरिका ताइवान, फिलीपींस और जापान की मदद के लिए अपने जंगी बेड़ों के साथ साउथ चाइना सी में मौजूद है। इतना ही नहीं, बीते कई महीनों से अमेरिका दक्षिण चीन सागर में संयुक्त युद्धाभ्यास को भी अंजाम दे रहा है। बस इसी बात से जिनपिंग भड़के हुए और अब तो खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिकी वर्जिन आइसलैंड से करीब 220 मील दूर चीन सैन्य अड्डा बना रहा है। मतलब अमेरिका की नाक के नीचे चीन का मिलिट्री बेस किसी भी वक्त तैयार हो सकता है। जिनपिंग अमेरिका को उसके घर में घेरने के लिए करेबियाई देश एंटीगुआ में सैन्य अड्डा स्थापित करने की तैयारी में है। इसके लिए चीन ने एंटीगुआ के बंदरगाहों, हवाई अड्डों और वाटर सिस्टम सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों में निवेश को बढ़ा दिया है। इससे एंटीगुआ पर चीनी कर्ज काफी ज्यादा हो गया है। हैरानी इस बात की है कि चीन ने एंटीगुआ में करीब 1000 चीनी सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए हैं और एंटीगुआ के 1000 एकड़ के द्वीप को अपना ठिकाना भी बना लिया है। आशंका जताई जा रही है कि एंटीगुआ में जिस द्वीप में चीन ने कब्जा किया है, उसका इस्तेमाल वो अमेरिका के खिलाफ जासूसी के लिए कर सकता है और यही चीन अमेरिका के बीच जंग की बड़ी वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अमेरिका में इस महीने में दूसरी बार मास शूटिंग का मामला सामने आया है। इस बार बीच सड़क हो रही पार्टी में आरोपियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई। जहां पार्टी का शोर था, वहां गोलियों की आवाज ने पूरे शहर को दहला दिया। अमेरिका का टेनेसी राज्य, जिसका मेम्फिस सिटी उस वक्त स्थानीय समय करीब 7 बजे का था। बीच सड़क पार्टी चल रही थी, स्टंट दिखाए जा रहे थे, लोग मदहोश थे। तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आई। एक गोली चली, फिर लगातार गोलियां चलने लगी। चीख पुकार मच गई, लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। ये उसी चीख पुकार का वीडियो है जिसमें सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनाई दे रही है। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें गोली चलाने वाले दिख रहे हैं। लोग दहशत में थे, कोई कार के नीचे, कोई पेड़ के पीछे छुपकर जान बचा रहा था। कुछ मिनट तक इसी तरह का माहौल रहा। थोड़ी देर में पुलिस आई। पुलिस ने जानकारी दी। इस गोलीबारी में 2 की मौत हो गई और करीब 15 घायल हो गए।